और लड़की को पीछा करना नॉर्मल है, उसको हाथ लगाना नॉर्मल है, तो बलात्कार करना भी नॉर्मल है। कर रहा हूँ कि महिलाएं भी यहाँ पे पेट्रियार्कल है। बिल्कुल। तो इससे इसको कैसे बदला जाए? ये जो पितृक मानसिकता है या पेट्रियार्कल माइंडसेट है, ये बिल्कुल आपने बिल्कुल बोला, ये जेंडर न्यूट्रल है। एटलीस्ट ये तो जेंडर न्यूट्रल है। भ्रूण हत्या होती है तो डेफिनेटली इन्फ्लुएंस चाहे मेल का हो भी ना हो, पर सबसे पहला सास बोलती है उसको हटाने के लिए या बच्चे को गिराने के लिए, और वो महिला ही जाती है अस्पताल। आप कितने भी सीसीटीवी लगा दीजिए, कितने मार्शल्स बिठा लीजिए, लड़कियों को कितना भी सेल्फ डिफेंस सिखा लीजिए, जब तक कि परपटेटर की, जो करने वाला है, उसकी मानसिकता नहीं बदलेगी, आप कहीं ना कहीं वो मौका ढूंढ लेगा। घर की चार दीवारी, अगर आप बाहर सीसीटीवी भी लगा दें, सर्विलेंस भी लगा दें, बट 90% अपराध तो घर के अंदर होते हैं, तो आप उसका क्या करेंगे? दिख रहा है बहुत दूर है। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी, मैं कोई बड़ी बड़ी बातें अब नहीं करती। निर्भया के समय हमने की थी और हमें लगा था बदलेंगी चीज़ें और जल्दी बदलेंगी, पर अपने सिस्टम को देखते हुए, हमारे समाज को देखते हुए, मानसिकताओं को देखते हुए, क्योंकि जुडिशरी में भी वैसी मानसिकता के लोग बैठे हैं हर तरह, तो वो उससे आपकी लड़ाई है। आपकी लड़ाई एक व्यक्ति से नहीं है, आपकी लड़ाई एक सोच से है। अब वो सोच की लड़ाई तो लंबी भी जा सकती है और आपको उसके लिए डेफिनेटली एक बहुत बड़ा कैडर और बहुत बड़ी एक समय बांध के बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। एक चीज़ से होगा नहीं। अभी नमस्कार, मैं रोहन भेंडे और आप देख रहे हैं इंडिया बुलेटिन। हमने जब निर्भया के बारे में सुना और निर्भया का आंदोलन देखा तो ऐसे समझ में आ रहा था कि समाज में महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसका ये एक ऐसा पड़ाव है जहाँ पे हम कुछ हासिल करेंगे और समाज में बदलाव होगा। उसके बाद वो आंदोलन चला। आंदोलन के बाद जो दोषी थे उनको बहुत लंबे समय के बाद जो भी लीगल उन पर कानूनी कार्रवाई बनती थी वो हो गई। लेकिन उससे बदला क्या? क्या समाज में कुछ बदलाव आया? क्या समाज में कुछ प्रक्रियाओं में कुछ अंतर दिखा? और हमारी सोच में भी कुछ अंतर दिखा क्या? इन सवालों से हमने हमारा नाता ही छोड़ दिया है निर्भया के बाद। आज मैं ये सब कुछ क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आज मैं आप लोगों को एक ऐसे शख्स से मिलाता हूँ जिसका काम 24/7 इसी चीजों से जूझने का है। हमने एक निर्भया का आंदोलन देखा, हमने निर्भया का एक वो वाकया देखा तो हमारे जहन में बहुत सारी घटनाएं ऐसी घर कर गई कि हम उससे एक ही दिन में निजात पाना चाहते थे। लेकिन वैसे समय में 24/7 365 दिन एक ही कॉज के लिए लड़ना ये बहुत मुश्किल काम। मेरे साथ जुड़ रही है आज परी फाउंडेशन की जो फाउंडर है योगिता जी। योगिता जी एक कॉज है जिसको वो डिफाइन करती है कि उनको ऐसी एक सोसाइटी चाहिए जहाँ पे किसी पे वायलेंस ना हो और कोई भी सेक्सुअल वायलेंस ना हो। वो रेप के जो भी है वो जो भी समाज में घट रही हर घटना, योगिता जी के बारे में आपको एक और चीज़ इम्पोर्टेंटली देखना पड़ेगा कि वो सिर्फ सिलेक्टिव नहीं बोलती है कि दिल्ली में रहती है तो दिल्ली के रेप के बारे में भी कहेगी। आप उनके टाइमलाइन पे जाके देखिए, उनके बयानों को देखिए, उनके एजिटेशन को देखिए, वो कितने प्रोटेस्ट में भाग लेती है उसको भी देखिए। आपको दिखेगा कि वो रेंज आपको ऊपर से लेके नीचे तक, कन्याकुमारी तक वो वैसे मिलेगी। तो हम आज उनसे ही मिलते हैं। कुछ सवाल मेरे हैं, कुछ उनसे जानेंगे कि उनके मन में क्या है। तो योगिता जी, सबसे पहले आपने ज्वाइन किया, शुक्रिया। थैंक यू सो मच। क्यों योगिता जी यहाँ तक पहुँची है? क्या रीज़न था? वो कौन सा कॉज था? क्योंकि किसी का भी ड्रीम होता है, कोई एक प्रोफेसर बनना, कोई बिजनेसमैन बनना, कोई एक ऐसा मुकाम पाना जिससे नाम हो। आप ऐसे कॉज के लिए लड़ रही है जहाँ पे रोज़ दरिंदगी होती है, अंदर से हमें तकलीफ हो जाती है। देखिए, मुझे भी तब तक नहीं मालूम था जब तक निर्भया केस नहीं हुआ। डेफिनेटली ये कॉज हम सबके दिल के करीब है, इंसानियत के अगेंस्ट है ये। और जब हम सुनते थे छोटी छोटी बच्चियों के साथ घटनाएं हो रही हैं या महिलाओं के साथ ऐसी बर्बरता पहले भी हुई है, निर्भया तो कोई पहला केस था नहीं। और बट पता नहीं क्या हुआ कि वो एक जब उसने सबको ही झकझोर दिया
और उससे पहले ही मैं महिलाओं के मुद्दों पे काम कर रही थी, पर इतना डीप सोच में नहीं थी। डेफिनेटली एज भी काफ़ी मतलब वो साइड पे नहीं थी, मैच्योरिटी नहीं थी, बट कर रही थी काम, बट समझ नहीं थी उसकी। और जब ये आपने सुना होगा रंगाबिला जो केस हुआ था, जब मैंने उसको जब क्राइम एक चैनल के थ्रू देखा था, तो मेरे अंदर बहुत सारी इमोशंस आई थी उसको देख के, और मैं बहुत ज़्यादा मतलब घबराहट में 2-3 दिन सो नहीं पाई थी कि ऐसी बर्बरता उन बच्चों के साथ हुई, वो बहन भाई के साथ। तो उसके बाद से वो मेरे मन में घर कर गया था। बट जब ये निर्भया का केस हुआ, तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं उसी दिन उसी मॉल में डिनर कर रही थी, और जब मैंने अगले दिन ये नीचे देखा न्यूज़ में कि वो बच्ची लड़की हमारे उसके साथ कितनी बर्बरता हुई, कितनी मतलब जघन्य अपराध हुआ, और वो हॉस्पिटल में अपनी जंग लड़ रही थी, तो मेरे मन में ये सवाल आया, तो ये कोई भी हो सकता है, ये मैं भी हो सकती थी, क्योंकि मैं उसी मॉल में थी। हो सकता है मेरे पास से निकली हो और मुझे पता भी ना हो, क्योंकि हम उसी समय उसी जगह थे। मेरे पास कार थी, मैं अपने घर आ गई। उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इन सब रीज़न कोई भी रहा हो, अपराध है, तो एक तरह से मेरे को और भी ज़्यादा उस तरफ वो खींच के ले गया। तो डेफिनेटली हमने, जैसे कि पूरे हिंदुस्तान में उसको उठाया गया, तो प्रोटेस्ट में मैं भी गई जंतर मंतर। और ये नहीं कि हम 1 दिन गए, 2 दिन गए, हमारे अंदर इतना आक्रोश था। मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मैं सबकी, आपके अंदर भी, मेरे अंदर भी, मतलब मैंने अपने मीडिया के भाई बहन को भी देखा, वो भी कितना इमोशनली उस चीज़ से जुड़ गए। और लगा, आपने जैसा कि अभी बिगनिंग में बोला कि लगा बस ये अंत हो गया, अब ये नहीं होगा। ऐसी एक सकारात्मक सोच भी आई थी उस नेगेटिविटी में। एक अच्छी सोच ये थी कि इतना बड़ा आंदोलन हो गया, ये इसका मतलब अब तो ये आखिरी पड़ाव है। पर दुख की बात ये थी कि मैं लगातार 30 दिन तक वहाँ प्रोटेस्ट पे कैरी ऑन किया। वो ग्रुप छोटा होता गया और हम लगभग 30-40 लोग बचे। फिर सोचा कि अब क्या यही अंत है इस प्रोटेस्ट का, क्या यही अंत है इस चीज़ का? तो इस पे काम करना भी ज़रूरी है। ये नहीं कि सिर्फ हमने धरना दे दिया, कैंडल जला लिया, वो भी बहुत ज़रूरी एक चीज़ होती है हर किसी भी कॉज के लिए काम करने के लिए, पर उस पर काम भी करना ज़रूरी है। तो हमारे पास उस समय और भी केसेस आने लगे, क्योंकि लोगों को लगा ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो हम पे काफ़ी लोग वहीं आ जाते थे जंतर मंतर पे। वो एक हमारा ऑफिस बन गया। और जब वहाँ पर लोगों ने आना शुरू किया, उन्होंने बताया मेरी बच्ची के साथ भी बलात्कार हुआ है, और काफ़ी केसेस तब बाहर निकल के आने लगे। तो एक लड़ी सी, कहते हैं ना, एक वो लग गई वहाँ पर हमारे पास केसेस की। तो उसके बाद से आज का दिन है वो दिन है। मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा दिन आया होगा जब हमारे पास केस ना आया हो, या हमने इस मुद्दे पे कोई मतलब कार्रवाई ना की हो, या हमारी टीम कहीं ना गई हो। मतलब ऐसे लग ही नहीं रहा कोई रोकथाम हो रही है। तो फिर परी का जो ये हमने सोचा, इसको हमने कैंपेन बनाया, इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाया कि परी पीपल अगेंस्ट रेप्स इन इंडिया। परी हमारी जो लड़कियां बच जाती हैं, सर्वाइवर हैं, उनको भी हम परी बोलते हैं। तो इसके बहुत सारे मायने हैं, और प्रिवेंशन भी है एक तरह से। तो हम 2 चीज़ों पे काम कर रहे हैं। एक तो जो इनके साथ जघन्य अपराध हो जाते हैं उनको हम किस तरह से मदद कर पाएँ, पर दूसरा जो मेन मुद्दा है कि ऐसे केसेस को रोक कैसे पाएँ, ये रुके कैसे। वही एक अहम सवाल है कि वो एक कॉज के लिए लड़ना, और हम आपकी वैयक्तिक, अब इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी लोक संख्या है, कौन सी वो मानसिकता है, कौन सी वो चीज़ है जो हमारे समाज को इतने अंदर से, क्योंकि सिर्फ बलात्कार करने वाला एक गुनहगार तो है ही, ठीक है, लेकिन उसके साथ उसके सपोर्ट में लोग उतरने वाले हैं। ये समझ में के परे है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी बच्ची पे बलात्कार हुआ तो वो कभी धर्म से जानी जाएगी, कभी कास्ट से जानी जाएगी, तो या फिर कभी रिलीजन से जानी जाएगी। ये ऐसा जो भी समाज का चित्र है, इसमें क्या डीप में आपको क्या दिखता है? आप इतने सालों से काम कर रही है, तो आपको कुछ तो ऐसे हाथ में आएगा कि इसका जो बेसिक कॉज है, बेसिक क्या कारण है कि ये सारा हो रहा है। देखिए, ये एक मानसिकता की बात हम करते हैं, और मानसिकता में भी मुझे लगता है ये तो नॉर्मल नहीं है। आप किसी 2 साल, 3 साल, 4 साल की बच्ची के साथ ऐसा जघन्य अपराध कर रहे हैं, या महिला के साथ भी कर रहे हैं, तो ये तो एक मानसिकता की इशू है। और ऐसे लोगों को, मतलब हमारे साथ रह रहे हैं वो लोग, हमारी सोसाइटी में हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। हर तीसरे बच्चे का अब्यूज़ होता है, 4 दीवारी में 90% केसेस होते हैं। तो आप खुद देखिए कि कितना, मतलब इसकी जड़ें कहाँ हैं। इसकी जड़ें इतनी फैली हुई हैं कि आपको समझ नहीं आएगा कि आप काम कहाँ से शुरू करें।
पर एक बात तो निकल के आ गई कि ये मानसिकता की बात है। आप कितने भी सीसीटीवी लगा दीजिए, कितने मार्शल्स बिठा लीजिए, लड़कियों को कितना भी सेल्फ डिफेंस सिखा लीजिए, जब तक कि परपटेटर की, जो करने वाला है, उसकी मानसिकता नहीं बदलेगी, आप कहीं ना कहीं वो मौका ढूंढ लेगा। घर की चार दीवारी, अगर आप बाहर सीसीटीवी भी लगा दें, सर्वेलेंस भी लगा दें, बट 90% अपराध तो घर के अंदर होते हैं, तो आप उसका क्या करेंगे? तो ये जो एक अपब्रिंगिंग है या जो ये सोच बदलनी है, ये सोच बदलने की लड़ाई है, संग्राम है एक तरह से। पेट्रियार्कल सोसाइटी का हमेशा से ही मैं खुद मुखर तरीके से मुझे कुछ में कुछ दाएं बाएं नहीं देखता हूँ। हमारा समाज पेट्रियार्कल है और उसमें हम कभी कभी पुरुष की मानसिकता को तो दोष देते हैं, लेकिन मैं एक बहुत सालों से लिख रहा हूँ, बहुत सालों से उसको अधोरेखित कर रहा हूँ कि महिलाएं भी यहाँ पे पेट्रियार्कल है। बिल्कुल। तो इससे इसको कैसे बदला जाए? लोग कहते हैं कि वो फेमस डायरेक्टर थी, नाम भूल गया हूँ मैं उनका, वो उन्होंने सीरियल्स की बहुत बड़ा नाम है, तो उन्होंने जब वो सास बहू वाली सीरियल्स लाई या फिर वो जो जब से 24/7 टेलीविजन आया, तो इसमें ये पेट्रियार्कल सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे माइंड पर और ज़्यादा हावी कर दिया। तो इससे हम सिर्फ पुरुषों को भी दोष नहीं दे सकते, तो महिलाएं भी तो वहाँ पे खड़ी है, उन पुरुषों के साथ महिलाएं खड़ी है, तो उसको कैसे देखा जाए? क्या होगा उसका? ये जो पैतृक मानसिकता है या पैट्रियार्कल माइंडसेट है, ये बिल्कुल आपने बिल्कुल बोला, ये जेंडर न्यूट्रल है। एटलीस्ट ये तो जेंडर न्यूट्रल है, क्योंकि इसमें हमने देखा है कि कैसे कैसे बयानबाजी आती है, महिला लीडर्स की तरफ से भी आ जाती है। और सबसे बड़ा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जब भ्रूण हत्या होती है तो डेफिनेटली इन्फ्लुएंस चाहे मेल का हो भी ना हो, पर सबसे पहला सास बोलती है उसको हटाने के लिए या बच्चे को गिराने के लिए, और वो महिला ही जाती है अस्पताल अगर वो स्टैंड ले क्योंकि वो उसके शरीर का हिस्सा है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये कितना बड़ा एग्जाम्पल है पेट्रियार्कल माइंडसेट का, कि सास बहू के रिलेशन में भी आप देख सकते हैं। और ये सीरियल्स तो और उसको बढ़ावा देते हैं, हमें मालूम है। और इसका एकता कपूर नाम है उनका। हाँ जी बिल्कुल, और उन्होंने बहुत ही लोग कहते हैं योगदान दिया है, मैं खुल के आपके चैनल के थ्रू कह सकती हूँ, उन्होंने मुझे लगता है पैतृक मानसिकता को बढ़ाने का काम किया है। और उनकी कुछ फिल्में भी आई जिन पे हमने आपत्ति भी जताई, उन्होंने काफ़ी उसमें वल्गर और ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन होता है, उनसे पर्सनल कुछ नहीं है, बट मुझे लगता है ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हर वर्ग की होनी चाहिए। बॉलीवुड की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जर्नलिस्ट की है, एक्टिविस्ट की है, लीडर्स की है, सबकी है, बट वही है सब इग्नोर करते हैं इसको। और उनको ये नहीं मालूम कि आप तो वहाँ पे बैठ के बोल रहे हो कि मैं टंगड़ी कबाब हूँ, मुझे खा जा, इस तरह के आप लिरिक्स बनाते हो। बट जब उसी मानसिकता पे लोग डांस करते हैं या अपने बच्चे उनके डांस करते हैं या वो एक अंदर इम्बाइब कर लेते हैं, तो वो सोचते हैं ये नॉर्मल है, लड़की छेड़ना नॉर्मल है, और लड़की को पीछा करना नॉर्मल है, उसको हाथ लगाना नॉर्मल है, तो बलात्कार करना भी नॉर्मल है। तो ये सारी चीज़ें हम सब जिम्मेदार हैं। मैं अपने आप को भी उसमें मानती हूँ कि कहीं ना कहीं हमें पता ही नहीं चलता, हम ऐसी असंवेदनशील चीज़ें कह देते हैं कि इस जो बात को हम बढ़ावा देते हैं। आप देखिए, हम खुद इन गानों पे बड़े हुए हैं, तेरा पीछा ना मैं छोड़ूंगा, भेज दे चाहे जेल में। मैं वही कह रहा था आपको कि हम हिंदी फिल्म का, बॉलीवुड का इतिहास देखिए, हमने गाने ऐसे नॉर्मलाइज की, अभी की बात नहीं है, आप 50 के दशक जब से बॉलीवुड शुरू हुआ है तब से आप देखिए कि वुमन अब्यूज की बातें नॉर्मलाइज की गई, पेट्रियार्कल सोसाइटी ने वो नॉर्मलाइज की और उसके बाद वो चीजें चलती आई, उल्टा ज्यादा बढ़ गई हैं और ज्यादा। अभी तो ये हुआ कि दीपिका पादुकोण ने फिल्म छोड़ी, उन्होंने ये छोड़ा क्योंकि मैं वुमन हूँ, इसके लिए आप मुझे बराबर की तनख्वाह नहीं दे रही है, गलत है, उसीलिए। लेकिन उस पर भी लोगों ने ट्रोल करते समय वही पेट्रियार्कल दर्शन दिया। तो हम समाज में अंदर से इतने भरे पड़े हुए हैं इन पेट्रियार्कल प्रोसेस से, निजात पाने की तो कोई आशा ही दिख नहीं रही है। तो आप जिस कॉज के लिए लड़ रही है उसका मुकाम कहाँ दिख रहा है आपको? बहुत दूर है। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी, मैं कोई बड़ी बड़ी बातें अब नहीं करती। निर्भया के समय हमने की थी और हमें लगा था बदलेंगी चीज़ें और जल्दी बदलेंगी, बट अपने सिस्टम को देखते हुए, हमारे समाज को देखते हुए, मानसिकताओं को देखते हुए, क्योंकि जुडिशरी में भी वैसी मानसिकता के लोग बैठे हैं हर तरह, तो वो उससे आपकी लड़ाई है। आपकी लड़ाई एक व्यक्ति से नहीं, आपकी लड़ाई एक सोच से है। अब वो सोच की लड़ाई तो लंबी भी जा सकती है और आपको उसके लिए डेफिनेटली एक बहुत बड़ा कैडर और बहुत बड़ी एक समय बांध के बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। एक चीज़ से होगा नहीं। अभी जैसे हमने
हमने 2-3 ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं जो मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगी कि एक तो हमने बात की कि पुरुषों से बात की जाए। डेफिनेटली एक जेंडर न्यूट्रल इशू है, बट पुरुषों से डायलॉग बहुत ज़रूरी है, उनको उसमें इस लड़ाई में शामिल करना ज़रूरी है रादर, क्योंकि अगर आप उनको, क्योंकि और मैं बहुत मतलब हैरान हूँ, मेरे 90% वॉलंटियर्स मेल हैं। जब भी हम किसी भी घटना के लिए मैं बोलती हूँ कि मुझे चाहिए कोई यहाँ पर जाने के लिए, तो पुरुष आगे आते हैं। मतलब कितनी बड़ी बात है। कल भी मैं एक हमारी टीम से बात करी थी, उसमें से मतलब 90% मेल थे, तो जो बदलना भी चाहते हैं सोच को वो भी पुरुष हैं। तो लेट स्टार्ट विद दैट। और हम जो बेटियों को बता देंगे कि सेल्फ डिफेंस, जैसा कि मैंने पहले बोला, बट लड़कों से शुरुआत करके हम बात कर सकते हैं। एक तो ये हमने एक वी मैन करके शुरुआत की है। दूसरा, हमने पार्लियामेंट को गुहार लगाई है कि कम से कम 2 दिन आप मेरा उस पर सवाल है कि वो आपको, अब दर्शकों को मैं ये बता दूं कि इन्होंने ये कहा है कि अभी इसमें कि पार्लियामेंट में 2 दिन सिर्फ महिलाओं पे चर्चा, महिलाओं के जितने मुद्दे हैं, फिर वो जो भी उन्होंने वो डिफाइन करेंगे कि उनके इसमें क्या है। लेकिन उन्होंने, देखिए, हम इतने सालों से यह कह रहे हैं कि हमें, एक तो हमारे समाज में कॉन्सेप्ट ही ऐसे गढ़े गए हैं, वो लोग कहते हैं कि वुमन एम्पावरमेंट की जरूरत है। जिस स्त्री ने आपको जन्म दिया है उसको क्या एम्पावरमेंट करेंगे, ये सवाल ही है। ठीक है, शी ऑलरेडी एम्पावर, जिसने आपको जन्म दिया है उसको एम्पावर करने की मूलतः ही जरूरत नहीं है। तो 70 साल हो गए, मैं किसी राजनीतिक बयान में विश्वास नहीं रखता हूँ, लेकिन हमने ऐसा एक सिचुएशन ही नहीं लाया कि हम उसको सेंटर में ला सके। योगिता जी ने अभी एक कॉन्सेप्ट की बात की कि वो 2 दिन संसद में सिर्फ महिलाओं के मुद्दों पर ही डिफाइन हो। क्या है वो एक्चुअल में, क्या मुद्दा है, कैसे होगा? जी देखिए, जब मैं महिलाओं के मुद्दों की बात कर रही हूँ, मैं बच्चों की भी बात कर रही हूँ, क्योंकि जो ये हम सुरक्षा का मामला है, ये छोटे हमारे बच्चे ज़्यादा वनरेबल है। महिलाएं तो खुल के बता भी पाती हैं कि उनके साथ आप बीती क्या हुई, हालांकि नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, रूरल एरियाज़ में आती हैं, पर अर्बन महिलाओं ने बोलना शुरू कर दिया है, मी टू भी आ गया है। बट जो छोटे छोटे बच्चों का अब्यूज़ हो रहा है, हम उसको भी, वो तो सबसे ज़्यादा जघन्य है। तो महिलाओं की जब मैं बात कर रही हूँ, तो मैं उसमें बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रही हूँ, उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। और सुरक्षा से मेरा मतलब है कि सुरक्षा एक कोई जादू की छड़ी नहीं है कि वो घुमा के आ जाएगी, उसके लिए बहुत काम करना पड़ेगा। तो 2 दिन तो मुझे कम लगते हैं, पर 2 दिन भी मैंने इसलिए मांगे कि पार्लियामेंट नहीं चलते हमारे यहाँ नहीं चलती है। जी, तो मैं कुछ ज़्यादा उसमें बोलना नहीं चाहूँगी, पर मैं ये चाहती हूँ आप 2 दिन भी लग कर अगर चर्चा कर लें, और जब चर्चा करेंगे, मेरा मतलब है उसमें सोल्यूशन निकालें। तो जब सोल्यूशन निकालेंगे, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तो इनको काम करना पड़ेगा, तो चर्चा से ही शुरुआत होगी ना। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि 2 दिन तो दें। आप बजट सेशन है, आपके बहुत सारे और मुद्दे आप डिस्कस करते हैं, ये तो आज की डेट में मैं मानती हूँ कि सबसे बड़ा मुद्दा है। मैं इंटरनल, लोग मुझे इस बात पर ट्रोल भी करते हैं कि एक्सटर्नल सिक्योरिटी जो आप कहते हैं कि पाकिस्तान से बचाइए, चाइना से बचाइए, पर अब आप अपने अपने छोटे बच्चों को इस जघन्य अपराध से नहीं बचा पा रहे, महिलाओं से नहीं बचा पा रहे, तो अपनी इंटरनल सिक्योरिटी का क्या? तो उस पर भी तो आप चर्चा करिए। आप बड़ी बड़ी बातें कर लीजिए, बट ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत बेसिक है। मतलब सोच के भी रूह कांप उठती है कि आपके घर के बच्चे के साथ अगर ऐसा हो जाए, बट क्यों हो रहा है? और एक सवाल इसके साथ ही है, जुडिशियल प्रोसेस से जुड़ा हुआ। हमने उस समय ये कहा था कि हाँ, हमने एक सिस्टम बनाया है, अब बहुत स्पीड से हर चीज़ की सुनवाई होगी, हम उसको, वो स्पीड ही हमारा 7 साल और 10 साल का है, तो उस 10 साल वाले और 7 साल की स्पीड से हम कहाँ पहुँचेंगे? क्या जुडिशियल जो भी प्रोसेस है उसको और ज़्यादा आर्गूमेंट करके और ज़्यादा बढ़ावा करने की ज़रूरत नहीं लगती है? देखिए, आपने 7 और 10 साल बोला, ये सिर्फ निर्भया केस में हुआ है जो 8 से 9 साल लगा है, बट जो उससे पहले के भी हमारे काफ़ी सारे हमको लोग मिले जिनके केसेस चल रहे हैं, वो आज तक अटके हुए हैं, और अभी पता नहीं और कितना समय लगेगा। और ये 10 साल तो मिनिमम आप बोल रहे हैं। और ये सबसे बड़ी दुख की बात है कि जो विक्टिम परिवार है, उन्हीं को अपनी चप्पल घिसनी पड़ती है न्याय के लिए, अपने रिसोर्सेज यूज़ करने पड़ते हैं, बहुत तकलीफ़ें उठानी पड़ती हैं, संघर्ष इतना ज़्यादा है। मतलब हम यहाँ बैठ के आराम से चर्चा कर सकते हैं, पर उनका संघर्ष देखने लायक है कि रोज़ आप कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं अपनी ही बेटी को न्याय दिलाने के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा दुख की बात है। कभी बलात्कार के बाद पुलिस ही आके खुद वो ये जला देती है ना, उनको माता पिताओं को ये होती है।
अभी तो अब आपके ही टाइमलाइन पे मैं देख रहा था तो कभी 2 साल की बच्ची है, कभी 3 साल की बच्ची है, और वो रेंज भी ऐसा है कि कोई एक प्रदेश को भी हम डिफाइन नहीं कर सकते, वो सारे जगह से है। कोई उत्तर प्रदेश से होगी, कोई बिहार से है, कोई झारखंड से है, कोई महाराष्ट्र से है, गुजरात से है। तो ये इतना बड़ा लंबा दायरा काटना, और परी फाउंडेशन का ये कॉस्ट तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसको एक्सप्लोर कैसे करेंगे, कैसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जुड़ने की जो भी प्रक्रिया है उसमें स्पीड देना होगा, क्या और कुछ प्लानिंग है इसका? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, और आपके चैनल के ज़रिए मैं लोगों से भी अपील करूंगी कि ये मेरा मुद्दा नहीं है, ना आपका है, ये सबका मुद्दा है, क्योंकि हमारी बच्चियां सुरक्षित नहीं, हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। तो इसके लिए जितना हम लोग आपस में एक परिवार बनेंगे और जुड़ेंगे एक दूसरे से, तो मुझे लगता है वहाँ तक बहुत अच्छा हम कंट्रोल कर पाएंगे इस चीज़ को। और जुड़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट के थ्रू भी जुड़ सकते हैं और आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। और जब तक हम जैसे कि एकता में बल है, ये तो हमने बचपन से सुना है, तो मिलकर इस लड़ाई को लड़ना है। अकेले तो किसी से भी नहीं लड़े जाएगी, मेरे जैसे हज़ारों आके चले जाएंगे तब भी ये अपराध रुकेंगे नहीं। बट कोशिश सबको करनी है, और ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आपको बहुत आउट ऑफ द वे जाना है, मेरी तरह सबको छोड़ के यही करना है। आप अपनी ज़िंदगी का 2 से 3 घंटा भी अगर इस मुद्दे को दे दें, और ऐसे परिवार, सबसे पहले ऐसे परिवारों के साथ खड़े रहें। सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो परिवार जिनके साथ ऐसे अपराध होते हैं, वो बहुत वनरेबल सेक्शन, बहुत गरीब परिवार तबके के लोगों से ज़्यादा होते हैं। हालांकि मैं उस बात पे हमारी और चर्चा हो सकती है कि मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास सब जगह होते हैं, पर रिसोर्सेज और जो इश्यूज़ हैं वो ज़्यादा गरीब लोगों के होते हैं। तो आप उनके साथ अगर सिर्फ इतना भी खड़े रहें कि आप उनको थोड़ा सा गाइड भी कर दें और उनके साथ खड़े रहें उनकी लड़ाई में, उनके लिए बहुत है। उनको प्रोसेस में लाना, उनके लिए कॉम्पनसेशन अरेंज करना, उनको थोड़ा गाइड कर देना, वो ही बहुत है। तो आप इतना तो एक एज अ सोसाइटी एक दूसरे के लिए कर सकते हैं। और दूसरा रही बात प्रिवेंशन की, वो मानसिकता बदलने की बात है, उसके लिए तो हम सबको ही लगना पड़ेगा। तो ये 2 चीज़ें हैं, और मुझे मालूम है कि इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी, एंड इट हैज़ बीन, आप मान के चलिए 11 साल हो जाएंगे, 10-11 साल तो हो गए, पता भी नहीं चला समय का, मुझे बिल्कुल समय का पता नहीं चला। आखिरी एक पॉलिटिकल सवाल है कि हमने सेलिब्रेट किया 12 महिलाएं कैबिनेट मिनिस्टर बनी, क्या होता है उस सेलिब्रेशन का? कोई मतलब है जब वो 12 महिलाएं इतनी बर्बरतापूर्ण घटनाएं हुई पिछले 2 महीने में, एक घटना पे भी किसी कैबिनेट मिनिस्टर का बयान नहीं है, तो उन महिलाओं का वहाँ जाना कोई मतलब होता है? ये बड़ी दुख की बात है एक्चुअली। मैं इस पर रिएक्शन भी क्या दूं, क्योंकि आप बाकी महिलाएं तो छोड़ दीजिए, जो विमेन एंड चाइल्ड मिनिस्टर हैं उनसे तो हम कभी सुनते ही नहीं है। मुझे लगता है वो बिल्कुल एक मूक दर्शक होके बैठ गई हैं। वो ना कोई नई पॉलिसी आ रही है, ना कोई नई सजेशंस आते हैं, ना वो हमसे इंटरेक्ट करती हैं एक्टिविस्ट से, ना कभी वो बयान देती हैं। मुझे उनसे पर्सनल कुछ भी नहीं है, बट मेरे को दुख होता है कि इतना बड़ा ओहदे पे बैठ के आप कुछ नहीं कर रहे हो, मूक दर्शक बन के बैठे हो। तो ये बाकी तो फिर क्या मैसेज जाएगा? जो विमेन एंड चाइल्ड मिनिस्टर ही आप देख लीजिए, उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। अभी लेटेस्ट भी जो केसेस हुए हैं, तो बहुत दुख होता है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि वो बोलें। ऑपोजिशन वाले तो बोलते हैं, बट आप कम से कम नॉन पॉलिटिकल न्यूट्रल बयान ही दे दीजिए कि दुख हुआ, खेद हुआ, जो भी है, मतलब कुछ तो बोलिए। कितने एफआईआर है योगिता जी पर? अच्छा जी, नोटिसेस तो आते रहते हैं, एफआईआर्स भी होती रहती हैं, बट अभी आई हैव लॉस्ट काउंट, बट एफआईआर्स अभी तक ऐसा नहीं है। नोटिसेस आते रहते हैं, एक्सप्लेनेशन मांगी जाती हैं कभी कभार, बट ऐसा अभी मैनेज हो रहा है। हाँ, निर्भया के समय पे भी हुआ था, तो वो सबके साथ है। मुद्दों के लिए लड़ना हमेशा ही तकलीफ वाला है। गांधी के समय से देखिए, अंबेडकर के समय से देखिए, या फिर अभी मॉडर्न इसमें भी देखिए, योगिता जी पिछले कई सालों से इस कॉज के लिए लड़ रही है। और ये मैं हमेशा शो में कहता हूँ कि आज ख़त्म करते हैं, लेकिन मैं आज ये कहता हूँ कि ये शो शुरू करते हैं। ये शो शुरू करते हैं, इनको हाथ देते हैं, हमारा भी हाथ इनके साथ रहेगा। आप दर्शक जो भी देख रहे हैं, वो भी परी फाउंडेशन की जो वेबसाइट है वहाँ पे विजिट करिए, वहाँ पे बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन है, कॉन्टैक्ट नंबर्स है, सारी चीज़ें हैं। तो हेल्प कीजिए। एक सोसाइटी ऐसी बनाइए जहाँ पे महिलाओं के लिए एक जगह बन जाए, महिलाओं को सम्मान। आपको महिलाओं को ना सम्मान देने की ज़रूरत है, ना महिलाओं को एम्पावर करने की ज़रूरत है, वो सारी दोनों चीज़ें उनके ही पास है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ करना है कि उनके साथ खड़ा रहना है हर सिचुएशन में। योगिता जी जुड़ी थी दिल्ली से।